अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा नौरीन। कैसे हैं आप लोग नाजरीन, क्या हाल है आप लोगों के? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सुबह तो हो चुकी है, आपको पता ही होना चाहिए। आप लोग सारे मॉर्निंग शोज के लिए बैठ भी चुके होंगे, देख रहे होंगे कि आज ये भी सोच होंगे कि यार आज हमारे साथ कौन सी गेस्ट मौजूद हैं, क्या क्या होने वाला है शो में। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे साथ डर्माटोलॉजिस्ट मौजूद होंगी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और भी पेरेंटिंग पे बात करेंगी, लॉयर हैं वो और डॉक्टर भी हैं, और इनके साथ साथ जो डेमो करेंगी मॉडल भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स देने वाली जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साहिबा थे सरवर, वो भी हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि पेरेंटिंग किस तरह से करनी चाहिए, बच्चों का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए, पेरेंट्स को किस तरह से होना चाहिए और बच्चों को भी किस तरह से होना चाहिए। इन सारी चीजों पे हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें ज्वाइन करने का तरीका क्या है। ज्वाइन करने का तरीका ये है कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, आप वो लाइक कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और जितनी भी खवातीन लड़कियां शौकीन है, शौक रखती हैं शोज करने के लिए, वो कुकिंग शो करना चाहती हैं या फिर मॉडल्स बनना चाहती हैं, न्यूज कास्टर बनना चाहती हैं, तो इंडस विजन का वो हिस्सा बन सकती हैं बजरिया टेक्स्ट। उन्हें टेक्स्ट करना है, जो हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, उस पर टेक्स्ट करें और साथ ही साथ आप हमें कॉल भी करें। और जितनी भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं आप उनसे बातें करें। कॉल करने का तरीका ये कि स्क्रीन पे नंबर मौजूद होता है 02135890-271 पर कॉल करें और डायरेक्ट एक्सपर्ट से बातें करें। मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपने गेस्ट का, जो सबसे पहले बैठी हैं फुरकाना नियाज साहिबा जी, डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। इनके साथ साथ सरवर शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? और इनके साथ ही साथ जो खवातीन देख रही हैं उनको मैं ये बता दूं कि फैबिन नाज हमारे साथ मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी आप? ठीक है। और आपकी मॉडल है, उनका भी इंट्रोडक्शन में साथ साथ करा दूं कि राफिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं फैबिन नाज, वो हमें ये बताएंगे कि नोज शेपिंग और डबल चिन किस तरह से खत्म की जा सकती है और खुद को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। क्यों जी? ठीक है। फुरकाना साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं पहले बातें करती हूँ, पूछती हूँ कि स्किन, हेयर एंड नेल्स के बारे में मैं आपसे बातें करूंगी। खवातीन बहुत ही इंटरेस्ट लेकर देखेंगी, जाहिर सी बात है उनका एक वो होता है ना, एक फोबिया है हमारे अंदर कि बस एक मतलब हमारे बाल अच्छे हों, स्किन अच्छी हो और फिर नेल्स भी अच्छे हों। तो इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे कि अभी सर्दी आ चुकी है, ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, तो इसमें मतलब विंटर सीजन में अपनी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको स्किन अच्छी चाहिए, हेयर अच्छे चाहिए, नेल्स अच्छे चाहिए, तो आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, बैलेंस डाइट लें। डाइट में प्रॉपर सुबह में आप एक एग बॉयल ले लें, ठीक है, दूध पिए, इसके अलावा फ्रूट्स लें, जो भी आप खा रहे हैं न्यूट्रिशियस डाइट लें। दूसरा ये है कि अगर विंटर सीजन में आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप एक मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ में रखें और कोई क्रीम या लोशन आफ्टर बाथ अप्लाई करते रहें, इवन फेस पे या बॉडी पे, वेट स्किन पे आप अप्लाई कर लें, तो ये है कि आपको ड्राइनेस नहीं होगी और उससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। ठीक है। और जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन होती है उनको क्या करना चाहिए? जिनकी अगर ऑयली स्किन है तो उनको तो ड्राइनेस का प्रॉब्लम नहीं होता यूजुअली सर्दियों में जी, तो वो नॉर्मल कोई भी फेस वॉश या नॉर्मल सोप यूज में रखें। अगर नीड होती है, सम टाइम ये होता है कि ऑयली स्किन वालों को भी नीड होती है, स्किन ड्राई होती है, तो मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लें, लेकिन वो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजिंग लोशन अलग होते हैं और वाटर बेस्ड अलग होते हैं। तो जिनकी ड्राई स्किन होती है वो ऑयल बेस्ड वाले मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज करें और जिनकी ऑयली स्किन होती है वो वाटर बेस्ड वाले जो है मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज करें। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप जो है वो मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज करें। सही। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब कोई बच्चा होता है, मतलब बचपन में 10, 11, 12 साल तक उसकी ऑयली स्किन होती है, ड्राई होती है, अचानक से उसकी ऑयली हो जाती है स्किन, तो इसके लिए क्या डर्माटोलॉजिस्ट के पास ही जाना जरूरी है या अपने तरीके से? एग्जैक्टली, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कि जब लड़के या लड़कियां अडल्ट फेज में आते हैं तो उनकी स्किन ऑयली हो जाती है, थोड़ा सा हार्मोन लेवल्स पीक पे होते हैं। जी, ठीक है। तो अगर है तो ये सारे प्रॉब्लम्स कॉमन है जो जिनके साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो बजाय ये कि आप घरेलू टोटके करें या किसी फ्रेंड के कहने पे या फैमिली फ्रेंड के कहने पे आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इट्स बेटर टू गो टू द डॉक्टर रादर देन कि आप खुद से अपना इलाज शुरू कर दें। सही, ठीक है जी, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। और इनके साथ ही साथ मैं जो सर्वर शाह हमारे साथ मौजूद है उनसे भी मैं ये पूछूंगी, पेरेंटिंग के हवाले से कुछ पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स को बिल्कुल जनरल एक नॉर्मल सी बात बताएं, हर किसी के घर आने से रिलेटेड, कि पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए।
सारे असल में ये थे कि जब एक कपल पेरेंट्स बनते हैं, उनका बेबी होता है जी। तो प्रॉब्लम सबसे पहले ये होती है कि हमारे यहाँ पढ़ाई करके हाउस जॉब करके डॉक्टर बनते हैं, बाकी सारी ट्रेनिंग्स लेकर जॉब में जाते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स बनते हैं तो हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती, तो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, अचानक से एक बेबी हमारे पास आ जाता है। तो सबसे पहला स्टेप इवन बेबी के आने से पहले ये होना चाहिए कि पेरेंट्स साथ बैठ के अपनी एक पेरेंटिंग फिलॉसफी डिसाइड कर लें कि वो आगे बच्चे को किस तरह पालना चाहते हैं, और जो घर के रूल्स होंगे और जो घर का एनवायरनमेंट होगा, ताकि दोनों पेरेंट्स, और घर में अगर दादा दादी या नाना नानी कोई भी मौजूद है तो उनको भी उसमें शामिल करें, फैमिली मीटिंग करें और डिस्कस करें कि बच्चे को क्या मैसेजेस देने हैं, ताकि उसको कंफ्यूजिंग मैसेजेस, एक तरफ से परमिशन मिल रही है, एक तरफ से अलाउ नहीं हो रही चीज़, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। शुरू से अगर पेरेंट्स एक चीज़ पे उनकी रूल सेट होंगे, उनके घर में क्या चीज़ होनी है क्या नहीं होनी, बाहर के क्या रूल्स हैं, सोने का क्या टाइम है, खाने के क्या रूल्स होंगे, अगर ये सब चीज़ें पहले से पेरेंट्स डिसाइड कर लें तो बच्चे को इन मैसेजेस को रिसीव करने में और फॉलो करने में बहुत आसानी होती है। बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है जी। इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि ज़रूरी है क्या जब पेरेंट्स, स्पेशली जो मम्मा होती हैं, वो अपनी पेरेंटिंग के दौरान अपने खुद को भी, मतलब खुद की भी केयर करें, अपनी भी हिफाजत करें और हर चीज़ को लेकर मतलब नॉर्मल वे से चलें? अगर उनका मतलब फिगर आउट हो रहा है या फेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूरी है क्या वो इन सब चीज़ों को भी देखें, या जस्ट उन्होंने उनके पास बेबी है, उनका अपना एक घर है, फैमिली है, तो बस उनके पीछे लगे रहना है? क्या कहेंगे इस बारे में? वैसे मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, और मदर्स के लिए खास तौर क्योंकि फादर्स तो ऑफिस जाते हैं, उनका अपना रेगुलर काम चलता ही रहता है, लेकिन मदर्स को भी ये करना चाहिए कि बच्चा ऑफ कोर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको उसको देखना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने लिए भी वक्त निकालें। अगर कोई भी इश्यूज हो रहे हैं बॉडी के हवाले से या स्किन के हवाले से, दे शुड ऑलवेज गो टू द डॉक्टर एंड फाइंड आउट, क्योंकि अपने आप को अगर आपकी बॉडी में इश्यूज हैं या आपका मोटापा या फेस पे कोई प्रॉब्लम या एक्ने वगैरह हो जाते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस लो होता है, वो तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन आपकी जो पेरेंटिंग है उसमें भी फर्क आएगा, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन जो होगी वो फिर आपकी जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी वो घर में ही निकलेगी। सही। तो अगर आपके पास थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम होगा और जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ कर लेंगी तो वो अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें चैनलाइज हो जाएंगी। सही, ठीक है जी। तो इसके साथ ही साथ मैं फैब्रिन नाज से ये पूछना चाहूँगी कि जैसे सर्वर शाह ने ये बताया कि अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है और हर चीज़ में बैलेंस रखना ज़रूरी है, तो अगर जितनी भी ख़वातीन होती हैं जो थोड़ी सी बल्की हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, उनकी डबल चिन की प्रॉब्लम हो जाती है सबसे ज़्यादा, और ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, तो इस चीज़ को आप चूँकि हमें डेमो भी करके दिखाएंगी, बट सबसे पहले मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगी कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो ये समझे कि डबल चिन होती क्यों है। देखो, डबल, कुछ लोगों का वैसे बॉडी का जो वेट है वो ठीक होता है, नॉर्मल होता है, और हाइट कम होती है अगर, तो उनके फेस अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाता है या फेस पे थोड़ा फैट आ जाता है तो वो ज्यादा बुरा भी लगता है और प्रोमिनेंट भी होता है। वैसे तो उसके लिए एक्सरसाइज भी होती है कि वो जो एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हुआ हुआ है वो आपका डिसॉल्व हो जाए एक्सरसाइज से, या जो लोग जिम वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे तो वो बहुत अच्छा फेस उनका कंट्रोल रहता है। सही। अदरवाइज अगर किसी को सिर्फ बॉडी का वेट कम नहीं करना है, सिर्फ फेस कम करना है या फेस कंट्रोल करना है, डबल चिन कम करनी है, तो उसके लिए अब नॉन सर्जिकल टेक्निक्स आती हैं, जैसे इंजेक्शन होते हैं फैट मेल्टिंग के, वो लगते हैं उसमें, तो उससे स्पेसिफिक एरिया का फैट जो है वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा चीक्स को किसी को कम करने हैं उसके लिए इंजेक्शन लगते हैं, तो वो स्पेसिफिक एरिया के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं। और जिस तरह से अभी मैं जो डेमो करके दिखाऊंगी वो बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी होते हैं, नॉन सर्जिकल फेस कंटोरिंग, उससे पूरी फेस कंटोरिंग हो सकती है, आपकी जॉ लाइंस बन सकती हैं, फेस टाइट हो सकता है, और जितना एक्सेस फैट है वो सारा मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा साथ साथ जो लोग नोज शेपिंग के लिए आजकल बहुत ज्यादा कंसर्न है, लोगों को अपनी मोटी नाक अच्छी नहीं लगती है, ऐसा कुछ, तो सर्जरी में ये होता है कि आपने एक दफा सर्जरी करवा ली, उसके बाद फिर वो जो आपकी शेप बन गई आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना, बार बार तो नाक की सर्जरी नहीं कराएंगे। अगर किसी की सर्जरी खराब हो जाती है तो उससे जो नाक की शेप आ गई वो तो आ जाती है, उसको तो बार बार भी होता है क्या? हाँ, तो मतलब ऐसे आपके पास जो क्लाइंट्स कह सकते हैं, पेशेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हाँ, बहुत लोग आते हैं आजकल, तो बहुत लड़कियां बहुत ज्यादा इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत जा रही है ना,
वो मतलब 17 साल की लड़कियां 18 साल की खुद ही सर्च करके सर्जन और ये सब कुछ नोज शेपिंग बहुत ज्यादा करवा रहे हैं लोग। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि करवाना चाहिए इस एज में या फिर कोई एक देखो उसके तो ये एक शौक है, किसी को बुरी लग रही है नाक, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बीमारी तो नहीं है कि आपको उसका इलाज करवाना है, बहुत जरूरी है कि उससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सही बात है, ये तो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, एक बुरे लगने वाली चीज है। तो लोग अगर जाते हैं सर्जन पे भी ठीक है वो भी, लेकिन ये है कि बेस्ट सर्जन देखें, उनके पुराने केसेस देखें कि उनके कितने चांसेस है, बिफोर आफ्टर कितना है, और पहले वो जो न्यू आपकी शेप बनेगी वो आपके ऊपर अच्छी लगेगी भी या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सर्जरी करवा लेते हैं फिर उसके बाद सोचते हैं जो हमारी पुरानी नाक थी, पुरानी जो शेप थी वही अच्छी थी, क्योंकि कभी कभी इतनी खराब हो जाती है उनकी शेप, मतलब फेस से और आउट हो जाती है। क्योंकि एक जो अल्लाह ने जो चीज बनाई है हर इंसान के हिसाब से वो तो बिल्कुल बैलेंस और अच्छी बनाई है। अब वो लोगों को बुरी लग रही है तो उसका तो कोई हल ही नहीं है ना। तो फैब्रिक जब अगर ऐसा होता है समटाइम नाक उनकी खराब हो जाती है, शेप जो अच्छा होता है मतलब उनका नेचुरली जो होता है कुदरती बचपन से वो भी खराब हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं ऐसे लोग? उसके बाद देखो अगर किसी ने सर्जरी करवा ली उसके बाद फिर उनको मजीद दूसरी तीसरी सर्जरी करवानी पड़ती है। अच्छा। अभी एक पेशेंट आ रही थी हमारे पास, वो रेगुलर पेशेंट थी हमारी डर्मा की, लेकिन उसको कंसर्न था कि उसको नोज अपनी बहुत बुरी लग रही थी, मॉडलिंग में जाना चाह रही थी ये वो। तो उसने मेरे से पूछा, मैंने कहा देखो तुम्हारी नाक बहुत अच्छी है, मुझे यार देखने में तो बुरी नहीं लग रही, तुम्हें बुरी लग रही है तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं मेरी नाक बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। इंटरनेट से सर्च करके कोई प्लास्टिक सर्जन उसने सर्जरी करवा ली। अच्छा। और बिलीव करो उसकी नाक इतनी खराब हो गई, इतनी खराब, यानी जो उसकी पुरानी नाक थी वो बहुत अच्छी थी, उसके बाद वो तकरीबन 2-2.5 महीने तक घर से नहीं निकली। उसके बाद वो उसने दोबारा पूछा कि अब कोई अच्छा सर्जन बता दें जो ये सही कर दे। देखो एक चीज को फर्स्ट ऑपरेट करना चलो इतना मुश्किल नहीं होता, उसके बाद खराब कोई भी चीज दोबारा से ऑपरेट करना, और नाक में तो आपका इतना कुछ एरिया ही नहीं है ना किसको बार बार क्या क्या चेंज करेंगे। सही बात तो इससे अच्छा है कि आप पहले नॉन सर्जिकल प्रोसीजर पे जाओ, जैसे नोज शेपिंग के लिए फिलर वगैरह जैसे लगते हैं, तो उससे आपका क्या होता है कि जो अगर दबी हुई नाक है, किसी की चपटी नाक है, वो आराम से फिलर से आपकी अप हो जाती है। पहले नॉन सर्जिकल प्रोसीजर करवा के देखो कि आपकी नाक बुरी लग रही है या नहीं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड इतना नहीं होता है ना, फिलर है 1 साल में खत्म हो जाएगा, या ऐसे इंजेक्शन आते हैं कि वो फिलर को खत्म कर सकते हैं कि अगर आपको बुरी लग रही है तो वो खत्म हो जाए एटलीस्ट। लेकिन सर्जिकल में फिर दोबारा चांसेस नहीं होते कि आपकी दोबारा पुरानी जैसी नाक अगर आप चाहेंगे वो वापस आ जाए तो वो नहीं आ सकती। ऐसा नहीं और जो मशीन वगैरह उससे ही होता है कि नाक में कार्टिलेज होता है एक जो बहुत नरम सी हड्डी होती है, तो जब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से हीट दी जाती है तो वो थोड़ी सी मोल्ड हो जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा किसी का फैला हुआ नाक है तो वो काफी हद तक अच्छा हो जाता है और उसमें कोई सर्जरी नहीं होती, और उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा ही कोई चेंज आ गया। ठीक है फैब्रिक, इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके अलावा, शेपिंग के अलावा? नहीं, इसमें तो ऐसे कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत कॉमनली हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी करवाई जा रही है कराची में, पाकिस्तान में बहुत हो रहा है यहाँ भी। अच्छा, काफी डॉक्टर्स कह रहे हैं। सही, ठीक है। दोबारा और भी बहुत सारी बातें हैं वो तो हम करते चलेंगे इंशाल्लाह। तो फुरकाना जी आप मुझे ये बताएं कि सर्दियों में, अभी सर्दियां बहुत हैं तो बालों में करंट लगने का सीजन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि जब मॉर्निंग टाइम में उठी तो मुझे भी अपने बालों से आज करंट लगा है। मैं तो बिल्कुल डर गई, यार कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो करंट मुझे लगा किस चीज से? तो करंट लगता है क्यों? मतलब बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं उसकी वजह से? एक्जैक्टली, थोड़ा सा ये होता है कि जब सर्दी हो रही होती है तो बॉडी की जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से इस तरह फैब्रिक के साथ भी ऐसा होता है, उनको भी हंसी आ रही है सर्दियों में ही हो रहा होता है जी, सर्दियों में थोड़ा सा होता है, तो इसमें ऐसी परेशान होने की कोई बात नहीं है, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, आप कुछ ना करें और स्पेशली डरे ना, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और तो कैसी ऑयलिंग जो करनी चाहिए वो कितनी बार करनी चाहिए, कितने डेज में करनी चाहिए ताकि आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई ना हो या फिर उतरे नहीं? क्योंकि आपके हेयर टाइप क्या है। ठीक है, अगर आपके ड्राई हेयर्स है तो आप जो है ऑयल लगा के फिर शैम्पू करें और डेली बेस पे शैम्पू करना चाहिए, और अगर आपके ऑयली हेयर्स है तो आप शैम्पू डेली बेस पे करें, ऑयल यूज ना करें ज्यादा, क्योंकि आपके सर में वैसे ही ऑयल, अगर आप ऑयल और लगाएंगे तो आपकी स्किन और डैमेज हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, हमारे पास इवन पेशेंट भी इस तरह आते हैं कि जी हफ्ते में 2 बार नहा लिया, हमारे बाल खराब हो जाएंगे या ड्राई हो जाएंगे डेली शैम्पू करने से। अगर आप डेली शैम्पू ना करें तो बहुत सारे इन्फेक्शंस भी शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये कि और दूसरे प्रॉब्लम्स जैसे कि डैंड्रफ है, ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इवन जिन पेशेंट्स को डैंड्रफ होता है उनको तो डेली शैम्पू करना चाहिए, अगर ना करें आप तो ऑयल और जमा होता है और फिर आपकी डैंड्रफ और खराब होने लगती है। तो डेली बेस पे आप शैम्पू करें, नहाने से 2 घंटे पहले या ओवरनाइट आप ऑयल लगा लें और सुबह में अर्ली मॉर्निंग आप
सर धो लें। ठीक है, जिस तरह आपने ये कहा कि डेली शैम्पू करना चाहिए, बट यही कहा जाता है, हमने भी यही नोट किया कि डेली शैम्पू करने से बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। अगर जिनके ड्राई हेयर्स हैं तो फिर उनको ये करना चाहिए कि ऑयलिंग करके शैम्पू कर लें। लेकिन अगर आप शैम्पू नहीं करेंगे तो फिर वो जो नॉर्मल सिक्रीशन है हमारी बॉडी की वो स्कैल्प पे जमा होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है सफाई का ख्याल रखें। यहाँ पे इस शो में मैं ये बात कहना चाहूंगी कि लोग अक्सर आते नहाते नहीं है, नहाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी हफ्ते में 2 दफा नहा लिया या 1 दफा नहा लिया। इवन गर्मियां होती है तब भी उनका यही रूटीन होता है। उनको सर्दी लग रही होती है ना, पानी से प्रॉब्लम होती है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है कि पानी नहीं पानी आता कम आ रहा है तो किस तरह नहाएं। तो फिर यही होता है कि पानी नहीं है, ये एक इशू है, उसकी वजह से वो नहाते नहीं है, हैबिट भी नहीं है ना लोगों की। तो ये है कि लोग हैबिट बनाए, डेली जरूर से बॉडी वॉश करें, स्कैल्प वॉश करें, सफाई का ख्याल रखें। बहुत सारी बीमारियां आपकी सिर्फ सफाई रखने से ही खत्म हो जाती है, ना नहाने से, सर ना धोने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब जरूरी है कि डेली नहाना तो नहाना, शैम्पू भी करना चाहिए। शैम्पू के बाद कंडीशनर कितने दिनों के बाद करना चाहिए या डेली करना चाहिए? इट डिपेंड्स। अगर बहुत ज्यादा आपके बाल ड्राई है तो आप डेली बेस पे कंडीशनर भी यूज करें, क्योंकि कंडीशनर यूज करने से होता है आपके बाल स्मूथ रहते हैं। अदरवाइज फिर स्प्लिट लाइन्स शुरू हो जाते हैं लोगों को और रफ होना शुरू हो जाते हैं बाल। ठीक है फुरकाना, पता है क्या लोगों का ये परसेप्शन भी है कि अगर कंडीशनर यूज किया, कंडीशनर यूज करते हैं वो शैम्पू की तरह कि बिल्कुल पूरे बालों में उन्होंने लगा लिया। इवन देख भी रहे थे कि कमर्शियल्स वगैरह, ऐड वगैरह, इन सब चीजों में भी देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई करते हैं वो लोग, बट उसके बावजूद उनका ये मतलब उनका ये परसेप्शन होता है ना कि पूरे जड़ों से लेकर सिरों तक लगाना है, जो है वो जड़ों से लगाते हैं पूरे सर से। ठीक है, उसकी टाइमिंग मुझे बताइएगा और खवातीन को भी जो हमारी देख रही होंगी, शैम्पू लगाने का तरीका, टाइमिंग, और उसके बाद जब हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो वो कितनी देर तक अप्लाई करना चाहिए, किस हिस्सों में करना चाहिए? लगाएं, रूट्स में लगाएं, उसको थोड़ा सा हल्का सा मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो, ताकि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, शैम्पू जब आप कर लेते हैं उसको पानी से, टैप वाटर से रिंस करें। धोने के बाद आप कंडीशनर सिर्फ नीचे के बालों में लगाते हैं, रूट्स में नहीं लगाते, और 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए मैक्सिमम आप लगा के छोड़ दे कंडीशनर, एंड देन जो है आप नॉर्मल टैप वाटर से या थोड़े ठंडे पानी से आप कंडीशनर साफ कर ले सर से। ठीक है, और ये डेली कर सकते हैं जिनकी बहुत ड्राई हेयर होते हैं? अगर ड्राई हेयर्स हैं आपके तो आप डेली बेस पे क्या करें। अगर ऑयली या सिल्की हेयर्स हैं आपके, ऑलरेडी सिल्की हेयर्स हैं, तो आप हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा कर लें मैक्सिमम, दैट्स इनफ। ठीक है जी, मतलब ये काफी है करना। काफी है। ठीक है, और इससे पहले ऑयलिंग जरूरी है? अगर ड्राई हेयर्स है तो आप ऑयलिंग कर लें। मैं कह रही थी आपने जो स्टैटिक करेक्ट की बात कर रही है, इसमें सीरम लगाने से भी काफी फर्क पड़ता है। सीरम लगाने से भी बाल स्मूथ होते हैं, लेकिन ये कि स्कैल्प पे ना लगाएं, रूट्स में आप ना लगाएं, नीचे के बालों में लगाएं। ठीक है, और सीरम लगाना कितना जरूरी है? हर किसी को लगाना चाहिए या कुछ स्पेसिफिक कोई मतलब बहुत ही खराब डैमेज हेयर होते हैं? डैमेज हेयर है आपके, ड्राई है, स्प्लिट एंड हो गए, तो आप नीचे के बालों में जो है वो सीरम यूज करें या कंडीशनर यूज करें। स्कैल्प में या रूट्स में कभी भी कंडीशनर या सीरम नहीं लगाना। सही है, सबसे पहले हमने ऑयलिंग की, देन शैम्पू, शैम्पू के बाद कंडीशनर, उसके बाद हेयर ड्राई करने के बाद सीरम लगाना है या गीले बालों में? गीले बालों में सीरम, गीले बालों में सीरम लगाना है, सिर्फ निचले हिस्से में लगाना है, स्कैल्प में या रूट्स में नहीं लगाना, उससे रूट्स वीक होती हैं आपकी। ठीक है, और सीरम के फवायद क्या है ये बताएं मुझे जरा। बाल अच्छे होते हैं आपके, डर्माटोलॉजिस्ट का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना हमें, जो हमारी नाज़रीन देख रही हैं। बाल आपके अच्छे होते हैं, स्मूथ होते हैं, सिल्की होते हैं, लेकिन डेली बेस पे सीरम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा जी, आप ओकेजनल यूज करें या वंस इन अ वीक या ट्वाइस या वंस इन अ मंथ यूज कर लें, लेकिन डेली बेस पे सीरम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें भी केमिकल्स होते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, हर चीज के साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब हर चीज आपको म्याना रवि में रखना है, बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो में नहीं जाना है। मतलब एक्सेसिव यूज किसी चीज का भी नुकसानदेह होता है, तो है, आप बैलेंस रखें उसको। ठीक है जी, सही, जबरदस्त। ओके सरवत जी, आप मुझे ये बताएं कि मतलब जब बेबी को बर्थ दे दिया जाता है या फिर बेबी जब 3 से 4 साल का हो जाए, तो इस दौरान पेरेंट्स जो होते हैं इनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, कितना जरूरी है और किस उम्र से जरूरी हो जाता है? जी सालिया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 3-4 साल का वेट नहीं करना चाहिए जी। अच्छा, स्टार्टिंग से लेकर चलना चाहिए बिल्कुल, उस वक्त सारा डैमेज हो चुका होता है और बच्चा बिगड़ चुका होता है। 3-4 साल में बिगड़ जाते हैं बच्चे, 3-4 दिन में बिगड़ जाते हैं तो शुरू से अगर पेरेंट्स की एक फिलॉसफी और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके जी उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ हो कि हमें क्या चीज करनी है, तो शुरू से बच्चे को, क्योंकि देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ऐसा हो कि मदर जो है वो बच्चे को सुलाना चाह रही है कि बच्चा 8 बजे सो जाए, ताकि फिर उसको भी थोड़ा सा टाइम मिले मदर को और वो अपने बाकी घर के काम कर सके और या अपने हस्बैंड के साथ बैठ के बात कर सके। सही बात है। बहुत सारी चीजें तो वो चाह रही है कि बच्चे का एक रूटीन बन जाए और सुबह वो उठाए और 8 बजे मैं उसको सुला दूं ताकि वो पूरी रात सोए।
और फादर जो है वो 7 बजे ऑफिस से आए, वो कह रहे हैं मुझे बच्चे के साथ खेलना है। सही। तो अगर इस तरह के मिक्स मैसेजेस बच्चे को मिलेंगे कि 4 दिन तो वो 8 बजे सो जाएगा और 3 दिन जो है फादर कहेंगे कि अभी नहीं सुलाना है, और तो 4 डेज मम्मा के लिए, 3 डेज पापा के लिए इस तरह भी कर सकते हैं। इतना छोटा बच्चा होता है उसको टाइम, मंथ, वीक, इन चीजों का सेंस नहीं होता। सही बात है। तो शुरू में जरूरी होता है कि आप थोड़ा स्केड्यूल और रूटीन के साथ बच्चे की बॉडी क्लॉक को डेवलप करें और दोनों आपस में मिलकर कुछ सोल्यूशन निकाल लें इस तरह का कि फादर संडे को या सैटरडे को टाइम ले लें या थोड़ा सा जल्दी आए, और जिस दिन बच्चा सो जाए उस दिन उसको डिस्टर्ब ना करें, या सोते बच्चे को देख के खुश हो जाए। हाँ, सोते बच्चों को देख के भी तो प्यार करते हैं कि बस हाँ ठीक है मेरा मुन्ना सो जाओ। तो बस वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों आपस में मिल के जो चीज दोनों के लिए फीजिबल है वो निकालें, ताकि किसी भी पार्टी को, मदर को या फादर को फ्रस्ट्रेशन ना हो। क्योंकि अगर एक दफा सोते कि बच्चे को उठा दिया तो पूरी रात फिर उसको हैंडल करना, और उसकी वजह से फिर अगला दिन भी डिस्टर्ब होता है। एक प्रॉब्लम ये भी तो आती है कि जैसे मदर तो सारा दिन घर में होती है, फादर रात को 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, बच्चा सो जाता है, तो फिर बाप की शफकत कैसे मिले बच्चे को? फिर एक तरीके That's a point. सुबह का टाइम फिर आप फैमिली टाइम डेवलप। बाप अगर सुबह जल्दी निकल रहा है, 7 बजे निकल रहा है लाइक, और रात 11 बजे बेचारा घर में घुस रहा है, इस दौरान सुबह में भी बच्चा सो रहा होता है, शाम में भी बच्चा सो रहा होता है, तो वो सिर्फ संडे को अपने पापा के साथ रहे। नहीं, इसमें ये हो सकता है कि बच्चे का आप नैप टाइम कर दें, तो दोपहर का टाइम आप उसको सुला दें, या जो भी बॉडी क्लॉक आप जिस तरह डेवलप करेंगे ना उस तरह, या तो आप फिर नैप टाइम थोड़ा ज्यादा रख लें या 2 नैप्स दिलवा दें और रात को थोड़ा बच्चा जाग, क्योंकि हर किसी की एक इंडिविजुअल फैमिली का एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, हम लोग ये करते हैं कि जैसे अगर मेरे हस्बैंड आजकल 1-2 साल से उनकी रूटीन ऐसी है कि वो बहुत लेट आते हैं घर, बच्चों को जाहिर सुलाना है क्योंकि उन्हें सुबह स्कूल जाना है। अगर उनकी 9-10 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी तो वो सुबह उठने में प्रॉब्लम करेंगे, क्रैंकी हो जाते हैं बच्चे। तो हम ये करते हैं कि अब सुबह जो है मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं और बच्चों को स्कूल साथ छोड़ने जाते हैं, ड्राइवर हो जो भी हो, लेकिन वो जो टाइम होता है वो साथ स्पेंड कर लिया, गोद में बिठा लिया और थोड़ी डिस्कशन हो गई, स्कूल के बारे में बातें हो गई, तो बच्चों को भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि फादर से मुलाकात हो चुकी है, उनसे डिस्कशन हो चुकी, तो उनको उस तरह मिस नहीं करते कि 3 दिन हो गए फादर को देखा नहीं। सही बात है। हम इस तरह से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, और फिर ये कि अगर 2-3 दिन इस तरह हुआ कि टाइम नहीं दे सके तो वीकेंड पे हम कुछ ऐसा प्लान कर लेते हैं कि ब्रेकफास्ट करने चले गए, लंच करने चले गए, तो बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड। एक और प्रॉब्लम होती है कि जिन बच्चों के फादर बाहर होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए? वो स्काइप पे देख लें। आजकल तो बहुत सारे आजकल तो ये कॉमन हो गया ना, लोग जाहिर है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं जी, तो उसमें कैसे मैनेज करें? अब इसमें ये फुरकाना मैंने बताया तो है। बिल्कुल, सालिया को तो बिल्कुल इसके बारे में पता है, और मेरा एक्सपीरियंस है कि जो जितने लोग भी बाहर जाते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, आप स्काइप पे उनके साथ इन टच रहे। वो बात ठीक है, आप देख लेते, लेकिन जैसे आप साथ रह के बच्चे को प्यार दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो चीज तो फिर वो एक अलग मतलब एक अलग सी बात आ जाती है ना कि बस मजबूरी ये जाना है, या मतलब पैसे भी तो जरूरी है ना लाइफ में। आजकल महंगाई का आपको पता है क्या हाल है, अगर घर के सारे पर्सन भी काम कर रहे हैं तब भी कम है लोगों के लिए। इसमें मदर का भी रोल होता है कि बच्चे को इस बात की भी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाएं कि फादर हमारी फैमिली के लिए ही हमसे दूर है, और सारी चीजें करें, तो इससे बच्चे की सेटल होने में आसानी होती है, उसको वो प्यार भी बढ़ जाता है वो। और जब फादर आते हैं तो फिर बच्चा उसको कॉम्पेंसेट कर दे, फादर भी कॉम्पेंसेट कर दे, तो इस तरह इवन ये इश्यूज तो अटैचमेंट के इश्यूज तो वर्किंग मदर्स के साथ भी हो सकते हैं कभी, लेकिन ये कि अगर आप कॉम्पेंसेट कर दें और बच्चे से कम्युनिकेशन रखें, उसको बताएं कि हमारी फैमिली का सेटअप इस तरह क्यों है और ये हम सबके बेनिफिट के लिए है, तो फिर बच्चे को इन चीजों को एक्सेप्ट करने में आसानी होती है। सही, ये तो जबरदस्त बात कर दी। ठीक है फैबिन, आप मुझे ये बताएं अपने एक्सपर्टीज से हट कर कि आपका मतलब आपका तो ये वो नहीं है कि जरूरी है क्या कि आजकल के दौर में महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, मतलब इन्फ्लेशन इज गेटिंग हाई डे बाय डे, हर दूसरे दिन उठे तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ में महंगाई हो गई, इस चीज़ में महंगाई बढ़ गई, इस चीज़ में हो गई। तो जो घर में जो खवातीन होती हैं, जो सब्जियां लाने वाली होती है, सब्जियां गोश्त है, वो तो कहती है आज इस पे इतनी कीमत बढ़ गई है, आज इस पे इतनी कीमत बढ़ गई है, मतलब एक होता है ना गुस्सा आ रहा होता है। तो क्या ज़रूरी है कि आज के दौर में लड़के लड़कियां मर्द औरत हर कोई जॉब करे, काम करे? देखो वैसे ये ज़रूरी नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि हर इंसान का अपना एक, अगर कोई हर एक अपने घर का एक बजट सेट करे जी। पहले भी तो लोग घर में एक बंदे ही काम करता था और सारे मतलब सब काम अच्छे तरीके से हो रहे होते थे, और आजकल तो घर के जितने अफराद हैं वो सब भी काम कर रहे होते हैं, फिर भी ना किसी के पास टाइम होता है ना पैसे होते हैं, और फिर भी घर के हालात जो है लोगों के और बुरे से बुरे होते हैं, क्योंकि जो भी काम कर रहा है वो सब अपने लिए कर रहे होते हैं मोस्टली। ऐसा नहीं होता कि अगर घर वाले सारे काम कर रहे हैं तो एक मेन कोई घर का बजट है उससे चल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो लड़कियां अगर फर्ज करो पूरा घर खुद चला रही हैं, खुद बाहर हैं,
तो उनका भी जो है बेसिकली अगर बजट अपना कम कर लें, अपने अकॉर्डिंगली चलें, हर चीज में बहुत ज्यादा खर्चा और ब्रांड और बिला वजह के जो खर्चे होते हैं, पीछे लोग भाग रहे हैं ना आजकल, बहुत ज्यादा। तो अगर वो सब नहीं करें, एक लिमिटेड बजट में एक अच्छी लाइफ गुजर सकती है बगैर घर के सब लोगों के काम किए हुए भी। जिस तरह पहले ये होता था कि ईद है या बकरीद है, ईद और बकरीद में ही कपड़े बना करते थे, अब तो ऐसे कि डेली चाहिए होता है, कहीं जा रहे हैं तो बस एक न्यू ड्रेस होना चाहिए, ये ड्रेस सबने देख लिया है, इसलिए भी जी जितनी ज्यादा चीजें कमर्शियलाइज हो गई हैं उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अब जितने भी घर के लोग काम करते हैं उसमें भी पूरा नहीं होता, मतलब लोगों के घर में बरकत नहीं है, चाहे 10 लोग भी काम कर रहे हैं फिर भी ना वो घर वाले एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, ना पैसे आ रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो ये सारा जो है ये कमर्शलाइज जितना हो गया है जमाना टाइम इस वजह से, हर एक को अगर कोई लड़की काम कर रही है तो उसको अपने लिए अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छा मोबाइल भी चाहिए, फिर ब्रांड्स भी चाहिए, तो वो उसी में पैसे लगा देगी या घर में क्या वो तो फिर ये कहते हैं कि भाई सारे काम कर रहे हैं बट फिर भी घर में बरकत नहीं हो रही, तो घर में पैसे आएंगे तो बरकत होगी ना। नहीं पैसे तो आते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह पैसे आते हैं लोगों के घर में उस तरह से खर्चे भी बढ़ गए ना, लाइफ स्टाइल हो गया ना, इस वजह से जो है वो बरकत भी खत्म हो गई है और घर में पैसे आना भी कम हो गए, और लाइफ स्टाइल लोग अपने ऊपर जो है ज्यादा खर्चा करे। पहले ही होता था एक कमाता था और सारे घर वाले खाते थे, तो उसमें बरकत भी होती थी। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों की ख्वाहिशात भी लिमिटेड थी, अब हमारी ख्वाहिशात भी ज्यादा बढ़ गई है ना, कि अच्छे कपड़े हो, अच्छा मोबाइल हो, गाड़ी भी हो, घर भी अच्छा हो, हर चीज अच्छी हो। ख्वाहिशात को अगर हम थोड़ा सा लिमिटेड कर ले तो फिर ये है कि अच्छी लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। हर चीज मटेरियलिस्टिक हो गई ठीक है सर, आप मुझे ये बताइए कि ख्वाहिशात क्यों बढ़ चुकी हैं लोगों की, और इसके अलावा भी आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम जब भी चीजें खरीद रहे हैं या हमारी कोई ख्वाहिश है, तो हम अपनी नीड, वांट और लग्जरी में अगर डिवीजन कर लें ना, कि जो चीज़ हमारी ज़रूरत की है उसको सबसे पहले करें। ऐसा ना हो कि एक फैमिली में बच्चे की स्कूल की फीस अभी गई नहीं है और आप बड़ा टीवी खरीदने जा रहे हैं, तो ये प्रायोरिटाइज करना, अगर हम प्रायोरिटाइज कर लें कि जितने पैसे आ रहे हैं उस हिसाब से हम अपनी नीड्स पे कितना खर्च करना है, उसमें से जो बचेगा वो वांट्स पे खर्च करना है, और उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा है तो फिर आप लग्जरीज अपने घर में ठीक है जी, सही है। इस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन और करेंगे, ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो नाज़रीन लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।